बताइए। ड्यूअल नेचर ना, बताइए क्या क्या डाउट है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कोई कॉन्सेप्ट पे डाउट है? अच्छा, पहले रे ऑप्टिक्स का पीडीएफ, चलो वो कर लेते हैं। कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 6। An object is gradually moving away from the focal point of concave mirror। ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ है। अलोंग द एक्सिस ऑफ द मिरर, है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दूर की तरफ। तो मान लो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो यहाँ से स्टार्ट होता है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज करेक्टली गिवन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन वर्सेस, यानी एम वर्सेस यू, या है ना, एम वर्सेस यू की बात कर रहा है। तो ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और m इक्वल टू होता है हमारे पास में -v/, हम लोग यहाँ से u से डिवाइड करेंगे तो u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f। तो u/v इक्वल टू u/f माइनस 1, यानी u माइनस f/f। तो v/u, f/u माइनस f। तो m इक्वल टू आ गया -f/u माइनस f। ठीक है, ये हमारे पास में एक तरह से फॉर्मूला आ गया। अब हमें यहाँ ग्राफ बताना है। ठीक है, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ मिलेगा अपने को। ये इसका ग्राफ प्लॉट करना है बस आपको। इक्वेशन तो बना दी मैंने, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ एक चीज तो है कि एफ भी इसमें नेगेटिव है और यू भी नेगेटिव है ना। तो इसको नेगेटिव के साथ रख लेता हूँ पहले। तो ये -f रखेंगे यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ भी कोई साइन नहीं लिया था यहाँ। और इसको अगर किसी एक डिस्टेंस पर इसको ले रहे हैं तो इसको -x, और ये क्या हो जाएगा, +f हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया है, यानी f/f-x आ गया। अब x की वैल्यू अगर 0 है, तो m क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। x की वैल्यू अगर 0 है तो m कितना आ रहा है यहाँ, 1 आ रहा है। कौन सा मैच कर रहा है भाई इसमें? भाई क्वेश्चन ही बनेगी ना। हाँ सर। सर वो ग्राफ के पॉइंट्स डाल के देख सकते हैं ना, f एंड 2f।
हाँ पॉइंट डाल के देखो। तो यहाँ देखो, अगर x इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू क्या रहा है, 1। x इक्वल टू अगर मैंने f लिया तो m कितना आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो हाँ सर। ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैंने 2f रखा तो ये फिर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड लेना है ना इसका, वैसे तो -1 आ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे, कौन सा बनेगा भाई, कौन सा मैच करेगा इसमें, मैग्नीट्यूड ही देखना है। तो जब एफ रखा तो इनफाइनाइट आ रहा है। सी वाला कैसे बोला आपने? और अगर x टेंस टू मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो हमारे पास m क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना। तो ये हमारे पास में m है और ये x है। इस वाले को चलो हम लोग बात नहीं करते हैं अभी क्योंकि ये ग्राफ चेंज करेगा इधर से। तो वैसे तो m की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे बना रहा तो ये ग्राफ चेंज कर जाएगा उधर, हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जब x इक्वल टू f रखा तो m इनफाइनाइट था। इसका मतलब ये हुआ कि जब f हमने रखा तो ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है। और x इक्वल टू 2f रखा तो ये 1 दिखा रहा है, ये 1 होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए, ये तो होगा ही इसका ग्राफ, क्योंकि ये वैल्यू भी तो आ रही है यहाँ देखो, x इक्वल टू 0 पे m इक्वल टू 1 है ना। तो इस केस को भी देखें हम लोग तो एक वैल्यू तो ये भी आ रही है इसकी 1, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा इस केस में, m हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेकिन एक्स इक्वल तो 0 पे तो हर किसी का 1 ही आएगा ना, अगर क्योंकि मैं हम लोग जीरो तो से 1, 0 से f के बीच की बात करूँ तो m हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ एक ये भी तो बन रहा है क्योंकि 1 आ रहा है। एक मिनट, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो फिर इसका ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे आ, ये तो इसका ग्राफ एक ये भी तो होगा ना, ये वाला ये बनेगा, ये भी आगे बात सुनना, ऐसा बनेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ही ले रहा है। अब देख लो इसमें कौन सा मैच कर रहा है। क्लियर है भाई? हाँ सर। हम्म। और कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 9 भी है। ये पहले भी तो कुछ क्वेश्चन रह गए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 9 भी चलते हैं। A car is fitted with a convex side view mirror of focal length 20 centimeter. A second car behind the first car. तो कुल मिला के ऐसा है, ऐसे समझ लो कि ये मिरर यहाँ है और कार जो है वो यहाँ है ना, यहाँ कहीं है कार मान लो। क्योंकि यहाँ इसकी जो डिस्टेंस है कितना बता रहा है, 2.8 मीटर डिस्टेंस पर है। कार इज फिटेड विद अ कॉन्वेक्स साइड व्यू ऑफ कार इज फिटेड with a convex side view mirror of focal length f equal to 20 centimeter है। Second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of this one। यानी ये कार इधर की तरफ जा रही है, मान लेते हैं ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है, यानी यहाँ V21
यानी v2 माइनस v1 जो है वो 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी इसको रोक देंगे, यानी ये रेस्ट पर आ गया। The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one is, तो हमें क्या पूछ रहा है? The speed of the image of the second car as seen in the mirror of the first one। ठीक है, अब इसने ये थोड़ी कहा कि कार के रेस्पेक्ट में या मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब नहीं कहा, तो मैं क्या समझूंगा इसको? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कह रहा है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो स्पीड ऑफ इमेज की बात करें तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो माइनस 1/v² dv बाई डी टी माइनस 1/u² du बाई डी टी इक्वल टू 0। तो ये dv बाई डी टी ये आ गया हमारे पास में -v²/u² du बाई डी टी, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है इक्वल टू -v²/u², और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो कितना दिया है इसने? 15 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करो, पहले v/u निकाल लो, यहाँ से इसको डिवाइड करो, तो u/v प्लस 1 इक्वल टू u/f, यहाँ से निकाल लोगे आप। उसके बाद ये वेलोसिटी आ गई, तो ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। फिर हमें तो ये चाहिए vim वेक्टर इक्वल टू vi वेक्टर माइनस vm वेक्टर, तो हमारे पास ये तो आ ही गया, तो रख देंगे -v²/u² 15 i कैप इक्वल टू vi वेक्टर माइनस, लेकिन vm वेक्टर अपने को दे नहीं रखा है, इसका मतलब यही आंसर पूछ रहा फिर ये, क्योंकि ये दिया होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे, इसका उसके रिलेटिव ही पूछ रहा है। आगे बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के भी करना पड़ेगा फिर अपने को, क्योंकि अपने को मिरर जो है, इस मिरर की वेलोसिटी नहीं मालूम है। समझ में आई बात? कर लोगे भाई? इसका मतलब इसको तो भूल ही जाओ, वो यही पूछ रहा आंसर। नहीं आता इससे तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में 15 बताया तो नहीं आया क्या उससे आंसर? आता है सर। आता है ना, तो बता दिया कल। अब क्या है, एक एक दो दो बार क्या टाइम वैसे नहीं यार, आप एक ही क्वेश्चन में 10 बार पूछोगे तो कैसे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इन द फिगर द ऑप्टिकल फाइबर अपने को दिया हुआ है is L, दिया है L इक्वल टू 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ D इक्वल टू, ये डायमीटर भी दिया। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 40, theta 1 equal to 40 degree, the number of reflection it makes before emerging from the other end is close to। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स अपने को दे रखा है इसमें, बाहर का मीडियम एयर है, तो ऐसे कर लो यार। तो यहाँ इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, ये नॉर्मल है, तो यहाँ लाइट इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेगा, ये ऐसे पास आएगा ना, तो ये एंगल निकालना पड़ेगा आपको थीटा को। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी आपको, तो ये एंगल ये कितना है 45 डिग्री है, तो 1 साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1.31 साइन थीटा 2। तो कितना हो गया भाई, ये वैल्यू कितना है 0.64 डिवाइडेड बाई 1.31, ये आ गया साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालो, कितना रहा है। देखो एक मिनट इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.64 डिवाइडेड बाई 1.31, तो ये वैल्यू किसकी आती है भाई, कौन बताएगा?
ये लगभग वैल्यू कितनी आ रही है, उसको 0.5 मान सकते हैं, यानी θ2 कितना हो गया, एक तरह से 30 डिग्री मान सकते हैं। लमसम में तो मानना ही पड़ेगा। तो ये मिल गया, डायमीटर पता ही है आपको, क्यों नहीं बता सकते आप। टोटल लेंथ भी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा भाई, d/x इक्वल टू क्या हो गया, tan 30 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना आ गया, d√3। d की वैल्यू कितना दिया है इसने, तो देखो यहाँ क्यों लिया मैंने, पहले में एक यहाँ से पहला रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से, तो टोटल रिफ्लेक्शन मिल जाएगा आपको। तो d मिल गया, मतलब x मिल गया, तो टोटल रिफ्लेक्शन मतलब x के करस्पॉन्डिंग एक रिफ्लेक्शन है ना। तो मान लो nx करेंगे हम लोग, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। तो n इंटू एक्स, तो d कितना दिया भाई, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁶√3 इंटू एक्स इक्वल टू 2, सॉरी एक्स तो रख ही लिया ना हमने। सॉल्व करो कितना आ रहा है, n इक्वल टू आ रहा है हमारे पास में, ये कितना हो जाएगा 10, तो यह हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाई √3। इसके करस्पॉन्डिंग देखो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.732, यानी ये आ रहा हमारे पास में 5736.7 के आसपास। इसका मतलब ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 5700 के आसपास। डी ऑप्शन है क्या इसका, हाँ सर। है ना, तो ऐसे करना था। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा था, 21 भी बताना है। तो बता दिया था ना, एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछोगे, आप तो रहा था 24 इसका, बता दिया है सब, पूछो अब जो भी करना है। इतना टाइम है नहीं, आप तो एक ही क्वेश्चन को 10 बार पूछवा रहे हो। 21 हो गया था, नेक्स्ट हमारे पास में 27। चलो भाई 27 पे चलते हैं। लेट द एक्स जेड प्लेन बी द बाउंड्री, ठीक है। तो लेट द एक्स जेड प्लेन बी द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडियम 1, ये दरअसल एक्स वाई प्लेन होगा, गलत दे रहा है, कुछ भी लिख दिया इसमें, ये एक्स वाई प्लेन होगा। तो लाइट ऐसे जा रही है, इसका मतलब है कि ये वाई होना चाहिए, और ये एक्स होना चाहिए, और ये जेड होना चाहिए। तो ये जेड ग्रेटर देन 0 है, या जेड लेस देन 0 होगा ये सब। तो लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ, यानी लाइट जो है, लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है, तभी तो इसका एक कंपोनेंट ये है, जो कि कितना है 8√3 है, और एक कंपोनेंट ये है, ये 6√3 है, और एक माइनस के कैप का मतलब एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ है। ठीक है, कितना है 10 है। ओके, अब ये कह रहा है कि मीडियम 1 इन एज अ रिफे इंडेक्स, यानी इसका रिफे इंडेक्स जो है वो √2 है, और दूसरे वाले का, इस मीडियम का रिफे इंडेक्स √3 है। As a reference index, a ray of light in medium 1 given by the vector is incident on the plane of separation. The angle of reflection पूछ रहा है, तो पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा, है ना। अब ये डेंसर मीडियम में तो लाइट क्या करेगी, इसके पास जाएगी ना ऐसे,
तो वो एंगल बाद में देखेंगे आर, वो एंगल बाद में देखेंगे, पहले आई निकाले। तो आई कैसे निकालेंगे, तो -10 या के कैप ही रहने दो, के कैप और इसके बीच में एंगल देखेंगे, रे के बीच में, एक वेक्टर के बीच में, तो ए वेक्टर डॉट माइनस के कैप, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, इसका 1 और एक कॉस आई, तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, 36 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 3 प्लस 100 का स्क्वायर रूट इंटू कॉस आई, और इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हो गया 10, तो 10 इक्वल टू ये कितना हो गया 20 आ जाएगा, तो कॉस आई, आई इक्वल टू आ गया हमारे पास में 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगा देंगे पहले, तो √2 साइन 60 इक्वल टू √3 साइन आर, तो √2 इंटू √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर, यानी आ गया 1/√2, यानी आर इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री है भाई। आगे बात सुनना, कितना है 45 डिग्री है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास में 40, ये भी तरीके से पूछे क्वेश्चन आ रहे थे। 27 के बाद 75, 76 फिर 57, 40, रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया क्या आपने 40। चलिए भाई 40 क्या कह रहा है, सर 1 मिनट कॉपी करना है। हाँ सर हो गया, लिख। लिख लिया हूँ। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 40। The graph shows how the magnification M produced by a thin lens varies with the distance V. What is the focal length of the lens used? ये M है, ये V है, इसने एक स्ट्रेट लाइन दी है आपने को, तो ये A है और ये डिफरेंस जो दिया है ये C है और ये B है, तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। पहले तो देख लेते हैं इसका स्लोप कितना है, तो y इक्वल टू m, मतलब y की जगह क्या हो जाएगा m, m इक्वल टू, यार हाँ मतलब m इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा tan थीटा b प्लस c, है ना, तो m यहाँ m इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा तो क्या हो जाएगा c/b इंटू b, ये c डैश है, c डैश है, तो c डैश की वैल्यू क्या हो गया, कैसे निकालोगे, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इसमें, केवल एक दिया डिफरेंस।
बी की वैल्यू यहाँ ए प्लस बी अगर रखें तो एम क्या है लेकिन है, अरे तो आधी दूरी इंफॉर्मेशन लग रही है क्या? The graph shows how the magnification produced by a thin lens varies with the image distance. What is the focal length of the lens used? हम्म, चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है। आपको मालूम लेंस के केस में m इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू होता है। तो उससे क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ रखें v बाई यू इक्वल टू सी बाई बी, v प्लस सी डैश, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, तो कैसे करें, हम लोग इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या, इसको बी से डिवाइड कर देना, 1/u इक्वल टू सी बाई बी प्लस सी डैश बाई बी, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, माइनस सी बाई बी इक्वल टू आ जाएगा 1 सी डैश बाई बी माइनस 1/u, और इससे कंपेयर करो इसको, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये तो सही है, यानी सी डैश आ गया हमारे पास में 1, और 1/f आ गया माइनस सी बाई बी, इसका मतलब f आ गया हमारे पास में माइनस बी बाई सी, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्या दिया आंसर, 40 का। ठीक है भाई, इसका आंसर आ रहा है डी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में 40 के बाद ऊपर भी कुछ है क्या, 31 भी था क्या, 31 भी देख लेते भाई। हाँ 31, consider telecommunication through optical fibers, which of the following statements is not true? Optical fibers can be of graded refractive index। हाँ, graded मतलब ये होता है, मान लो जैसे कि ये हमारे पास में इसके थ्रू, ये मान लो इसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, इसको ऐसे ग्रेड किया जाता है, मतलब ताकि लाइट रेज बाहर ना जाए, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी ऑफ ग्रेडेड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। ऑप्टिकल फाइबर्स हैव एक्सट्रीमली लो ट्रांसमिशन लॉस। ऑप्टिकल फाइबर्स में हैव होमोजीनियस कोर विद अ सुटेबल क्लेडिंग, ये भी सही है, डी तो सही है। ए और डी तो सही है, अब बात करना है बी और सी में। ऑप्टिकल फाइबर्स आर सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। हमें बताना है स्टेटमेंट नॉट ट्रू। पहली बात तो यार इंटरफेरेंस की तो बात नहीं करते हैं, है ना। हाँ लेकिन लॉस
ये तो है कि ऑप्टिकल फाइबर में लॉस कम माना जाता है, क्योंकि जैसे मेरे पास पहले वाईफाई में इन्होंने जैसे भी ऑप्टिकल फाइबर वाला लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि इसमें लॉस कम होता है, तो बोला था मेरे से। इसका मतलब सी भी सही हो गया फिर तो इसका मतलब बी गड़बड़ होगा फिर। आंसर मेरे हिसाब से तो बी है फिर। ठीक है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर जो लाइन आती है उसमें लॉस तो कम होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 31 हो गया। 48। 48 में क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 0.3 मीटर है। ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 मीटर पे रखा हुआ है। द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी। तो करो, इसका मतलब है कि इसका जो भी होगा इमेज कहीं जब भी बननी होगी, तो 1/v-1/u=1/f। डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा dv/dt =v² du/dt। तो ये नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है, तो डायरेक्शन इसका मतलब अगर ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इमेज इसकी तरफ ही आ रहा है, नेगेटिव आएगा इमेज यहाँ। तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द लेंस आ जाएगा, है ना। अब इसकी स्पीड निकालना है, तो सॉल्व करो यार, ये तो कर लोगे। रखो ये, हाँ कर लोगे भाई, ऐसे ही करना था और क्या, आ जाएगा। नेक्स्ट 48 के बाद में है हमारे पास में 53 57। अ कन्वर्जेंट डबलेट सर एक बार वो ऑफ पिछला वाला सेपरेटेड। दिखे। हाँ जी, ये convergent doublet of separated lenses corrected for हाँ सर spherical हो गया। aberration as a resultant focal length of this one. The separation between the two lenses दिया हुआ है, the focal length of the component lenses बताना है। तो इसमें मेरे ख्याल से 53 में ये फॉर्मूला लगाओ, 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। इससे नहीं आएगा। इससे नहीं आएगा क्या? फिफ्टी थ्री क्वेश्चन दे दिया यार इन्होंने। हाँ, ये क्वेश्चन आगे क्या करें भाई? Convergent doublet of separated lenses corrected for spherical aberration has a resultant focal length of 10 centimeter. The separation between the two lenses is separation between two lenses दिया हुआ है 2 centimeter है। The focal length of the component lenses क्या होगा? भाई इसको तो यार मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में 57।
ऑप्शन डाल के कर सकते हैं, तो करके देख लो फिर ऑप्शन डाल के, ये भी बेस्ट आइडिया है इनका। पर इसका कॉन्सेप्ट क्या वो भी तो समझ लेते हैं ना। और हाँ ये भी ऑप्शन डाल लो, उससे तो मैच कर ही जाएगा, शायद इसलिए बनाया हो इसने क्वेश्चन। तो रख लो कोई भी ऑप्शन दो, और कोई देख चेक कर लो, आ जाएगा आंसर। 57. To find the focal length of convex mirror, a student records the following data. Object pin दिया है, convex length दिया है, हैं? क्या कह रहा भाई? To find the focal length of a convex mirror, student records the following data. Object का pin दिया हुआ है, तो ये convex lens भी दिया है इसमें, तो पता ही नहीं साले क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। ये convex है, तो ये कितने पर दिया है इसने? 45.8 सेंटीमीटर पर है। यहाँ ये लेंस दिया है 32.2 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट पिन यहाँ दिया है 22.2 सेंटीमीटर पर, और इमेज पिन यहाँ दिया रहा है 71.2 सेंटीमीटर पर। The focal length of the convex lens is f1 and that of the mirror is f2. Then taking index correction to be negligible small, f and f2 are close to. हाँ? क्या कह रहा भाई ये? क्वेश्चन ही ऐसा बना के दिया है कि दिमाग ही घूम जाए, और मुझे लग नहीं रहा है कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा, होगा बड़ा इजी है। इसमें क्या है, तो दिमाग ही घुमा दिया इसने यार। मैं कैसे करूंगा मैं? या तो एक को हटाऊं मैं यहाँ से, फिर उसका देखूं, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, क्या लगता है? एक एक को हटा के देखते हैं, वरना इसको करेंगे क्या? इमेज यहाँ कैसे बनेगी? पहली बात तो हो सकता है फाइनल इमेज बन रही हो, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, इन दोनों कॉम्बिनेशन से, लेकिन फिर कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, एक एक करके करते हैं, इसको हटाते हैं जैसे, पहले इसी का निकालते हैं। तो डिफरेंस कितना है? यानी यहाँ से u मिल जाएगा आपको डिफरेंस से, और ये v मिल जाएगा। अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ऐसा ही कुछ होगा यार। क्या दिया है इन्होंने? मेरे ख्याल से u होगा यहाँ 45.8 माइनस 22.2 माइनस के साथ, और v होगा 71.2 माइनस 45.8 प्लस के साथ, और ये फॉर्मूले में रख दो। मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है इसमें, और उसी तरह दूसरे का लगा दो। कर लोगे? वरना उसको करोगे कैसे? 57 40 हो गया, 53 हो गया। नेक्स्ट इज 75। हाँ, in an experiment for determination of refractive index of glass of prism by Idle plot, it was found that ray incident at angle 35 degree suffers a deviation of 40 degree, and that it emerges at an angle 79 degree. 79. In that case, which of the following is closest to the maximum possible value of the refractive index? ये क्वेश्चन करना पड़ेगा।
तो यहाँ इसने ये प्लॉट किया है ऐसा डेल और आई के बीच में। तो मिनिमम कहाँ मिलेगा अपने को यहाँ? तो मिनिमम तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसिडेंस एंगल और एमरजेंट एंगल इक्वल नहीं है। तो यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट हुई, ये इधर गई, ये R1 है, ये R2 है। तो ये कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट रे इंसिडेंट एट एंगल 35 डिग्री और कितने पे जा रहा है? 79 डिग्री पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि 79 तो E की वैल्यू है ना, इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग ये I इक्वल टू 35 है और E इक्वल टू इस जगह पर 79 डिग्री है। और इसी के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ जाएंगे तो जब I 79 डिग्री होगा तो E 35 डिग्री होगा। इसका मतलब यहाँ मिनिमम इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर गया। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो और ये कह रहा है कि सफर्स डिविएशन 40 डिग्री। तो देखते हैं। तो डेल इक्वल टू क्या है? I प्लस E माइनस ए होता है। डेल कितना है इसका? 40, यानी ये 40 डिग्री है। तो I कितना है? 35 प्लस E कितना है? 79 माइनस ए। तो A इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में? 74 हो जाएगा ना, माइनस इधर जाएगा, 74 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखो कि I जो है वो 35 से ज्यादा है ना। I जो है मतलब जब है ना, मतलब इस केस मिनिमम डिविएशन के लिए बात करें तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ हमारे पास में इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे क्योंकि यहीं से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो साइन डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। तो आप देख रहे हो कि जो डेल मिनिमम है वो 40 से कम होगा। ये भी बात समझ में आ गई हमें। यहाँ रखेंगे तो म्यू इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस ये हो गया 74 डिग्री बाई 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा ना। 37 का मतलब कितना हुआ? तो ये हो जाएगा 5/3। तो म्यू इक्वल टू 5/3 साइन डेल मिनिमम बाई 2 प्लस ये कितना है? 37 डिग्री। ठीक है। अब समझना क्या, देखो डेल मिनिमम 40 से कम होगा, ये तो मानते हो। ये समझ में आई बात? क्योंकि उतना सिंपल क्वेश्चन था नहीं, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन ही है भाई। तो डेल मिनिमम 40 से कम है, ये तो समझ में आ गया अपने को, है ना। तो चलिए इधर का रब कर दूं, लेफ्ट साइड का। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको डेल मिनिमम को जो है, अगर मान लो मैं डेल मिनिमम की जगह 40 लेता हूँ, तो 40 लेने का मतलब क्या हुआ? ये जो वैल्यू है, मतलब मैं इधर इसको इधर ले जाता हूँ, देखो एक मिनट। तो मेरा भाई म्यू इक्वल टू कितना मिल रहा है मुझे? 5/3 साइन डेल मिनिमम बाई 2 प्लस 37 है ना। अब इसको ध्यान से समझो, अगर मान लो मैं डेल मिनिमम 40 लेता हूँ तो मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है, यानी ये 5/3 साइन, अगर मैं कहता हूँ कि 40/2 प्लस 37 मान लो मैंने लिया, तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी ना, है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि ये वैल्यू कितनी जा रही, 57 जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे मान लूँ, ज़्यादा अच्छा है। 5/3 साइन, इसको मैं ऐसा मानता हूँ ना, यानी ये वैल्यू कितना ले लूँ मैं, ताकि ये कितना बन जाए? 37 20 यानी 23, यानी अगर मैं इसको 46 लूँ मान लो, तो डेल मिनिमम और ऊपर चला जाए। चलो कोई बात नहीं, ये देखते हैं कितना बना है। 37, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको पूरा 60 के करीबन ही मान लूँ, ये और ये भी छोटा हो जाएगा। कितना आ रहा है? 5/3 साइन 60 अगर मैं ले लेता हूँ, इसका मतलब है कि म्यू लेस देन, अब ये क्यों लिया है? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है। ये कितना हो जाएगा यहाँ? √3/2। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर देखेंगे हम लोग। देखो कितना आ रहा है।
तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में, तो 5 × 1.732 है ना, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आ रहा 1.44। वन पॉइंट फोर फोर इसका मतलब इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, वही आंसर हो गया, तो आ जाएगा 1.5 के आसपास आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो उतना सिंपल क्वेश्चन नहीं था, ये तो टफ क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। ऐसे क्वेश्चन को कभी हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। अगर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो तुरंत। मैं तो कभी भी ना करूँ ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा है भाई? कौन सा था? 75 था ना? 76। 76 इसमें क्या हो रहा है? Monochromatic light is incident on a glass prism of angle A if the refractive index of the material of the prism is mu. A ray incident at an angle theta on the face AB would get transmitted through the face AC of the prism provided. तो इसमें दरअसल आपको मैंने कुछ केसेस पढ़ाए थे, तो उसमें एक केस ये था कि बाहर जाने के लिए बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा इसका समझा देता हूँ कहानी क्या है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सीधा उठा के पूछा उसने। 76 है ना? मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, मान ये ए, ये बी, ये सी। तो मान लो लाइट का टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर से मान लो हमने एंगल बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से मान लो लाइट का टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि वो एंगल जिस पर लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो जस्ट मान लो इसके करस्पॉन्डिंग लाइट जो है जस्ट ट्रांसमिट हुई, यानी इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो फिर ये एंगल R2 है और ये एंगल हमारे पास में R1 है और ये थीटा जो कि I है। ठीक है, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू है। तो हमें एक तो ये मालूम है कि R1 + R2 = A होता है, और ए बी सरफेस से स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 sin थीटा ले लेता हूँ = म्यू sin R1 है। और ये देखा जाए तो ये क्या है? थीटा सी तो है। तो थीटा सी अगर है तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या होगी? 1/μ या साइन R2 की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें थीटा चाहिए, तो R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? तो म्यू साइन R1 को क्या लिखूंगा मैं? A - थीटा सी लिख दूंगा ना, क्योंकि R2 क्या मेरे पास में, उसको एक्सपेंड कर लो, उसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है वो। तो यानी ये I की मिनिमम वैल्यू, तो इसमें मालूम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो इसमें आंसर होना चाहिए सी या डी में से, नहीं आंसर होना चाहिए सी होना है। तो सीधा दिख गया मुझे सी आंसर इसका, तो मालूम है क्योंकि मिनिमम एंगल है। उस मिनिमम एंगल से ज्यादा एंगल पर जब हम लोग जाएंगे ना, तो लाइट क्या करेगी? हमेशा बाहर चली जा रही है। इस एंगल पर भी लाइट क्या होगी? बाहर। तो वो मिनिमम एंगल पूछना चाह रहा था कि मिनिमम कितना हो कि लाइट बाहर चली जाए। इसका मतलब है मिनिमम एंगल, यानी इसका आंसर सी आना चाहिए। आ ही जाएगा, देखो इसको एक्सपेंड करो, आंसर सी आ रहा है, कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट। नाइन्टी वन, 94। 91, 94।
Focal length of objective lens and eye lens of Galilean telescope are respectively. Galilean telescope क्या था? ये था ये F1 है, ये F2 है. Focal length of objective, अच्छा हो गया था 91 हो गया ना 94. Telescope of aperture diameter is focused on a window 80-meter distance fitted with a wire mesh of spacing this given. Which of the following is true for observing the mesh through the telescope? तो इसमें मेरे ख्याल से रिजोल्विंग पावर का कॉन्सेप्ट है. स्पेसिंग दे रखा है इतना है ना. तो टेलीस्कोप का रिजोल्विंग पावर क्या होता है? A डिवाइड बाय 1.22 लैम्बडा ना, और ये इक्वल टू 1 बाय डेल्टा थीटा होता है. डिस्टेंस अपने को दे रखी है. तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये होगी डेल्टा डी, और ये हमारे पास में डिस्टेंस इसने दे रखा x है. इसको रिजोल्व करना है तो ये डेल्टा थीटा है हमारे पास में. तो डेल्टा थीटा इंटू एक्स है ना, डेल्टा थीटा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा डी. तो हमारे पास आ गया है x बाई डेल्टा डी. तो डेल्टा डी निकाल लो, इससे कितना आ रहा है. तो डेल्टा डी आ रहा है x 1.22 लैम्बडा बाई ए. निकाल लो. तो डेल्टा डी क्योंकि ये दिया है, अगर डेल्टा डी की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या देखना है, डेल्टा डी ये मिनिमम डिस्टेंस है जिसको जस्ट रिजोल्व कर पा रहा है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो हमेशा रिजोल्व करेगा. तो डेल्टा डी निकाल लो. अगर ये 2 इंटू 10⁻³ इससे कम हुआ डेल्टा डी से तो नहीं रिजोल्व कर पाएगा. ठीक है. ठीक है. तो ना एक्स क्या है यहाँ 80 दिया उसने सेंटीमीटर. कर लोगे? नहीं आ रहा क्या आंसर? भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैच कर रहा है? ठीक है, कर लीजिएगा, आ जाएगा. तो मिनिमम डिस्टेंस है डेल्टा डी. इससे ज्यादा हुआ तो रिजोल्व हो ही रहा है, इससे कम हुआ तो नहीं होगा. और कुछ हो गया? चलो फिर, अभी कल भी क्लास है ना. हेलो, करते जाओ यार आप लोग, मैं सब डिस्कस कर लूंगा मैं. अच्छा वो एडवांस का कर रहे हो क्या आप लोग, जो बोला था मैंने सीक्वेंस? क्योंकि उसके लिए भी लगा लूंगा मैं कभी एक्स्ट्रा क्लास, आप कहोगे तो संडे को लगा दूंगा. बोलो सन तो कर लो आप, फिर मैं संडे को क्लास लगाता हूँ एडवांस में, है ना, ताकि वो भी हमारा होता रहेगा साथ में. और साथ में ये मेंस और बोर्ड का चल ही रहा है, ये तो क्लास चलती रहेगी बात की. इसमें ज़्यादा भी नहीं, 1-1 घंटा ही तो लेते हैं. चलो फिर, ओके बाय.